नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ में लेटर ऑफ कंफर्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। मुख्यमंत्री ने 32 औद्योगिक इकाइयों को 1300 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। साथ ही उन्होंने 4500 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए 10 औद्योगिक इकाइयों को भी लेटर ऑफ कंफर्ट वितरित किए हैं। जिसके बाद उन्होंने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ है। सीपी अग्रवाल जी ने बात कही कि हर तीसरे महीने उद्यमियों के साथ बैठक मुख्य सचिव स्तर पर, जनपद स्तर पर तो हम लोगों ने अनिवार्य कर दिया है कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक हर महीने उद्योग व्यापार मंडल के साथ बैठक करें, उनकी समस्या का समाधान जो स्थानीय स्तर पर होना है उसका स्थानीय स्तर पर समाधान करें। जो स्थानीय स्तर पर संभव नहीं हो सकता, जो शासन के पास भेजना है तत्काल भेजें और शासन स्तर पर स्वयं संपर्क करके उसके समाधान का रास्ता निकालें। लेकिन राज्य स्तर पर भी यह बैठक का सिलसिला निरंतर आगे बढ़ेगा। कहीं कोई समस्या किसी भी स्तर पर नहीं आएगी, लेकिन हम सबको भी उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। आप लोग तैयार करेंगे तो सरकार भी आपके साथ, अगर आप 10 कदम चलेंगे तो सरकार 100 कदम चलने को तैयार है। और मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग से हम लोग आज उत्तर प्रदेश को अगर इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में सफल हुए हैं तो कोई कारण नहीं उत्तर प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने में हम सब सफल न हो। मैं एक बार फिर से इंसेंटिव प्राप्त करने वाले सभी उद्यमियों को, जिन्हें लेटर ऑफ कंफर्ट यहां पे आज जारी किया गया है नए उद्यम स्थापित करने के लिए, उन सबको भी मैं साथ साथ यहां पर आए हुए अन्य सभी उद्यमियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। औद्योगिक विकास विभाग को, इन्वेस्ट यूपी को इस पहल को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सरकार और उद्यमी के बीच में यह परस्पर विश्वास बना रहे और ये विश्वास उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित हो। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। केंद्र सरकार की यूपीएस स्कीम का राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने स्वागत किया और परिषद के अनुसार गजट आने के बाद इससे मिलने वाले लाभों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाएगी। पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर परिषद की ओर से काफी वर्षों से सड़क पर संघर्ष किया जा रहा है। इस मौके पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने जनता टीवी से खास बातचीत भी की है। यह बातचीत देख लेते हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के लगातार सरकारी संगठनों द्वारा प्रयास किया जा रहा था, आंदोलन किया जा रहा था कि ताकि जो है सरकारी सेवा में जो है जिनको एनपीएस का लाभ मिल सके। करीब उत्तर प्रदेश के अंदर 16 लाख जो है कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं इस वक्त, और उसमें से 7-8 लाख हैं जो जिनको एनपीएस का सीधा लाभ मिलेगा। लगातार पेंशन बहाली को लेकर के राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले तमाम संगठनों द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। हालांकि अब चूंकि केंद्र सरकार की ओर से यूपीएस को जो है लागू किया गया है, हालांकि इसके बाद जो है इस स्कीम को, यूपीएस को जो है राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने इसका स्वागत किया है। गजट का आने का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही अपना स्टैंड लेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जो अध्यक्ष हैं हरिकिशोर तिवारी जी, उनसे बात करेंगे। सर, सरकार ने ये यूपीएस स्कीम लाई है केंद्र सरकार का, क्या इसमें जो है बेहतर है और क्या आप लोग इसको स्वागत कर रहे हैं? देखिए, 2005 के बाद उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त करके एनपीएस को लाया गया और सभी अधिकारी कहते थे उस समय पे कि भाई बहुत अच्छी स्कीम है और इसमें बहुत अच्छा देंगे। लेकिन वो बाद में जब हम लोग 10-11, 2-4-5 साल हो गए, जब हम लोगों ने देखा कि हमारे खातों में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा किसी के खाते में खाता नहीं खोला जा रहा है, तमाम सारी स्थितियाँ आई, तो हम लोगों ने इसमें सूचना का अधिकार है, मैंने खुद मांगा पेंशन निदेशालय से, पता लगा वो पैसा जो आया है वो कहीं डाला ही नहीं गया। फिर 12 में मैं अध्यक्ष बना राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का। उसके बाद में हम लोगों ने सबसे पहला काम ये किया कि इसी पे हमारी कार्यकारिणी ने तय किया कि इस पे काम करना है। तो हम लोगों ने यहाँ से दिल्ली तक साइकिल यात्रा की, 500 लोग गए और संसद को घेरा जाके,
और उसके बाद में सारे लगभग सांसदों से, लगभग 52 सांसदों से हम लोगों ने लिखवाया था, और मनमोहन सिंह जी तब थे प्रधानमंत्री, उनको लिखवाया था कि ये पुरानी पेंशन को मिलनी चाहिए। आपने देखा होगा कि उस टाइम पे ये योगी आदित्यनाथ जी भी सांसद थे, उन्होंने बढ़िया सा लिख के दिया था, जो आज भी आपके हाथ में रहता है, वायरल होता रहता है, और उन्होंने कहा था नहीं, हर हालत में मिलनी चाहिए। उसके बाद 11 दिन की हड़ताल हुई, उसके बाद हम लोगों ने नोटा का प्रयोग किया। हम लोगों ने कहा नहीं, हम नोटा का प्रयोग करेंगे। जब 2014 का चुनाव था, तब राजनाथ सिंह जी उस टाइम पे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने यहाँ लखनऊ में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम लोग के साथ, उन्होंने कहा नहीं, हमारी सरकार बनेगी तो हम पे ठीक से विचार करके इस पर कुछ निर्णय करेंगे। रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस की थी, इन्होंने भी बयान दिया, तो हम लोगों ने नोटा का प्रयोग उस टाइम पे बंद किया। इस तरह से हम चलते हुए 18 में हम लोगों ने फिर शिक्षकों को, सभी प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेज के शिक्षकों को, सारे अधिकारियों को, पीछे अधिकारियों को, सबको शामिल करके फिर एक आंदोलन शुरू किया, और उसमें हम लोगों ने जिलों से लेकर यहाँ तक पूरे कार्यक्रम किए। आपके इको पार्क में हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ की, लाखों की रैलियाँ की, और विधानसभा को भी हम लोगों ने घेरा, और वहीं ऊपर हम लोगों की बैठक इमरजेंसी हुई, जिसमें डिप्टी सीएम, चीफ सेक्रेटरी, हम लोग सारे पदाधिकारी सब लोग बैठे, और उसमें कुछ निर्णय हुए, लेकिन हम लोगों की समझ में नहीं आए, तो हम लोगों ने उसको नहीं माना, और उसके बाद हम लोग हड़ताल की। हड़ताल 2 दिन ही चल पाई थी, हाईकोर्ट ने उसमें निर्णय कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को दिल्ली भेजा गया, और हम लोग दिल्ली स्वयं गए, अपनी अवस्थी जी भी गए हमारे साथ में, और वहाँ जाकर PFRD में हम लोग बैठे, और वहाँ जाकर हम लोगों ने जब नुकसान फायदे दिखाए, कमेटी भी उत्तर प्रदेश से बनाई गई, जिसमें कि 4-5 IAS थे, और हम लोग भी थे उसमें, और उसमें हम लोगों ने सब तय किया कि इतना नुकसान हमारा हो रहा है, और 10,500 करोड़ रुपया सरकार ने हमारा डाला नहीं था खातों में, वो तत्काल उस हड़ताल में हमारा डाल दिया गया था, और 14% की जगह 10% की जगह 14%, अर्थात 40% का इजाफा आपके उसमें सरकार का अंश बढ़ गया था उस टाइम पे। फिर हम लोग नहीं माने, हम लोग धीमे धीमे लगे रहे उसमें, तमाम सारे धरना प्रदर्शन जिलों में हमारे चलते रहे। फिर 2021 में फिर हम लोगों ने फिर आंदोलन किया, और फिर से चुनाव आ रहा था 22 का, तो हम लोगों ने फिर से कमर कसी, और हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किए जिलों से लेकर यहाँ तक, और फिर इको गार्डन में बड़ी रैली की। वहाँ पर हम लोगों ने तय किया, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने तय किया कि बोर्ड की राजनीति हम करेंगे, हम कर्मचारियों को वोट बैंक बनाएंगे, और हम लोगों ने एक घोषणा की कि जो हमारी बात करेगा पेंशन की, उसी के साथ हम जाएंगे। हम लोगों ने बीजेपी से बात की, उन्होंने नहीं मानी, हम लोगों ने कांग्रेस से बात की, हम लोगों ने बसपा से बात की, हम लोगों ने सपा से बात की। सपा के मुखिया ने कहा कि नहीं, हम इसको मानेंगे और हम अपने यहाँ करेंगे। तो आपने देखा होगा उस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा वोट हम लोगों ने सपा को दिलाने का काम किया था, और वोट बैंक बनने का काम किया था। इसी बीच में राजस्थान के यहाँ सरकार ने उसको लागू कर दिया, जबकि वहाँ कोई आंदोलन नहीं था, सिर्फ उत्तर प्रदेश का आंदोलन चल रहा था, उसको देख के उन्होंने वहाँ लागू कर दिया। फिर हिमाचल में हुआ, कई जगह हुआ। उसके बाद में जब हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश से अब कुछ नहीं हो रहा है, तो हम लोगों ने देखा सरकार, अब दिल्ली का चुनाव आने जा रहा है 2024 में, तो इसमें दिल्ली के सभी लोगों को, यानी केंद्र सरकार के सभी लोगों को शामिल करना पड़ेगा। हम लोगों ने यहाँ प्रयास किया, उत्तर प्रदेश में प्रयास किया। शिव कुमार मिश्रा जी रेलवे के अध्यक्ष थे, उनसे बात हुई, इनकम टैक्स से, पोस्टल से, आपके ये जो पासपोर्ट वाले हैं, इन सबसे, दूरदर्शन से, सबसे बात हुई, और बात हुई, सब लोग एक साथ, सिर्फ हमने कहा एक ही मुद्दे पर लड़ा जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा डिमांड नहीं रहेंगी, एक मुद्दे पर हम लोग लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे। तो वो तैयार हुए, और उसके बाद में कई बैठकें दिल्ली में भी हम लोगों की हुई। उसके बाद में फिर एक हम लोगों ने जिलों से शुरू किया, सबको मिलाकर एक समेकित मंच बनाया। आगे चूंकि अब तो केंद्र सरकार यूपी से कोई स्कीम को लेके आई है, इसका स्वागत भी कई संगठनों ने किया है। आगे आप लोगों को, जो आप लोग आंदोलन लगातार करते चले आ रहे हैं, आगे क्या स्टैंड रहने वाला है? देखिए, हम लोगों ने जहाँ तक जा पाए, एक जीरो से यहाँ तक आ पाए हैं, और लास्ट पे डाउन का 50% हमारा सपना था, उस पर DA मेन हमारा सपना था कि DA भी मिलना चाहिए। वो हम शेयर मार्केट में नहीं जाएंगे, तीसरा बात थी हमारी, और वहाँ तक हम लोग आए हैं, और उसको ख़त्म किया। इसी तरह से डेथ होने पर जो पेंशन मिलती है वो भी हमारी ठीक ठाक आई है। तो हम इसको अभी जहाँ तक हम पहुँचे हैं, हड़ताल होती है, हम लोग सब तमाम सारी बातें करते हैं, तमाम रैलियाँ करते हैं, उसके बाद निश्चित रूप से मेज मिलनी चाहिए। मेज मिली, हमें कुछ मिला, अच्छा मिला, 80% तक हम पहुँचे हैं, तो जो मिला है वो हम कर्मचारियों को देना चाहेंगे। उसके बाद अभी इसका गजट आना बाकी है। गजट आने के बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या खामियां हैं, कितना पैसा हमारा कट रहा है, उस कटने के बाद हमको क्या मिल रहा है, और उसके ऊपर फिर हम लोग अपनी कार्यकारिणी बुलाकर सब लोग बैठेंगे, सब तय करेंगे कि कितना आंदोलन आगे और किया जाएगा। हम समझते हैं कि हमको कोई नुकसान नहीं होगा, और हम लोग जहाँ तक जाना चाहते हैं, जो कर्मचारी हमारा चाहता है, वहाँ तक से कर्मचारियों को ले जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये थे बात करने के लिए हरकिशोर तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि जो केंद्र सरकार की यूपीएस स्कीम आई है, उसके गजट का इंतजार किया जा रहा है, क्या कर्मचारियों को लाभ उसका मिलेगा, उसके बाद जो है आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी, अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाएगी, उसके बाद फिर क्या स्टैंड लेना है, तब उस पर जो है निर्णय लिया जाएगा। कहना पसंद रियाज के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ।
और वे उन्नाव में सीडीओ ने 1.6 करोड़ की लागत से बनी वृद्ध गौशाला का औचक निरीक्षण किया, जहां पर जांच के दौरान कई खामियां मिली हैं। गौशाला बनाते वक्त खराब ईंटों और सीमेंट का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा गौशाला की इंटरलॉकिंग भी धंसी भी नजर आई है। सीडीओ ने मामले को संज्ञान लेते हुए भवन निर्माण में प्रयोग की गई सामग्री का सैंपल आईआईटी लैब में भिजवा दिया है। फिलहाल जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। तो चलिए आगे आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। लखीमपुर खीरी में लगातार बाघों का आतंक बढ़ रहा है। एक महीने में जहां 4 लोगों की बाघ के हमले से मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। आपको बता दें कि दुधवा टाइगर रिजर्व पार्क से बाढ़ की पानी की वजह से जंगल से निकल कर भड़क के गाँव के किनारे पहुँच रहे हैं। तेंदुओं और बाघों ने जंगल के आसपास के दर्जनों गाँव के किनारे गन्ने के खेत में अपना आशियाना बना रखा है। अभी बीते 2 दिन पहले हैदराबाद थाना क्षेत्र के गांव मिलिया में बाघ ने हमला कर एक व्यक्ति को अपना निवाला बना लिया था, जहां जिसके निवाला बनने के बाद गांव के लोगों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने गोला और मोहम्मदी मार्ग को जाम कर दिया था। क्षेत्रीय विधायक अमनगिरी और डीएफओ के आश्वासन के बाद जाम खुला था। वहीं बीती रात बाघ ने दाराबोझी गाँव में एक गाय के बछड़े के ऊपर हमला कर उसको घायल कर दिया। एक कुत्ते को भी अपना निशाना बनाया। ग्रामीणों द्वारा शोर मचाने पर बाघ भाग कर गन्ने के खेत में घुस गया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। लगातार बाघ के हमले से लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया है। जो वन विभाग प्रशासन है, दुधवा नेशनल पार्क का प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहा है। इसके चलते लगातार बाघ के हमले बढ़ रहे हैं। राजेश शुक्ला, जनता टीवी के लिए लखीमपुर खीरी। सिपाही भर्ती परीक्षा आज जो है संपन्न हुई और इस परीक्षा संपन्न होने के बाद स्टेशनों और बस अड्डों पर खासी भीड़ उमड़ी और इसको भेजने के लिए अफसर कवायद कर रहे हैं। लगातार डीआरएम और आरएम सहित कई अफसर जो है लगातार स्टेशनों पर मौजूद हैं और वो परीक्षार्थियों को वापस भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं पूरे सुबह से आज एग्जाम शुरू हुआ तो सेंटरों पर काफ़ी भीड़ रही और पुलिस व्यवस्था के बीच उन्हें भेजा गया और पूरी कोशिश की गई कि कहीं सेंटर पर नकल न हो, कोई परीक्षार्थी पेपर आउट संबंधी उसमें अफवाह में न फंस जाए। और परीक्षार्थियों को सबसे बड़ा सचेत भी किया गया। सेंटर पर उन्हें पहले बैठाया गया और उसके बाद उनको जो त्रिस्तरीय एग्जाम जो है तलाशी ली गई और उसके बाद तब उनको जो है सेंटर पे आजमाइश की गई। लेकिन अब इतना ज़रूर है कि कल परीक्षा का अंतिम दिन है और इसके बाद जो है प्रशासन राहत की सांस लेगा, क्योंकि परीक्षार्थियों को बुलाना और लाखों परीक्षार्थियों को वापस भेजना प्रशासन लिए काफ़ी जो है कवायद भरा काम है। लेकिन फिर भी जो है कल तक उम्मीद है कि कल शाम को परीक्षा समाप्त होने के बाद प्रशासन राहत की सांस लेगा और परीक्षार्थी भी राहत महसूस करेंगे, क्योंकि उनको भी जो है अरसे इंतजार बाद परीक्षा देने का मौका मिला है और अब वो अपना रिजल्ट का इंतजार करेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। प्रयागराज वासियों के लिए एक अब जरूरी खबर है। बता दें, प्रयागराज जंक्शन से चलने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस अब सूबेदारगंज से चलेगी। ये फैसला महाकुंभ को देखते हुए लिया गया है और 1.5 महीने तक ये अब सूबेदारगंज से ही संचालित होगी। साथ ही इसके बीकानेर ट्रेन भी वहां से संचालित होगी। बता दें 1984 में ये ट्रेन प्रयागराज से शुरू हुई थी और ये प्रयागराज से सीधा दिल्ली के लिए जाती है। और ऐसे में जो ये वीआईपी ट्रेन है, इससे सभी विधायक, सांसद, मंत्री सफर दिल्ली के लिए करते हैं और वीआईपी ट्रेनों की श्रेणी में प्रयागराज को देखा जाता है। मगर अब लोगों को प्रयागराज 10 जनवरी से सफर करने के लिए प्रयागराज जंक्शन नहीं, सूबेदारगंज जंक्शन जाना पड़ेगा और वहां से इस ट्रेन से वह दिल्ली तक जा सकेंगे। फिलहाल महाकुंभ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है रेलवे के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर प्रयागराज जंक्शन पर भी विकास कार्य होने हैं और इसको देखते हुए कई ट्रेनों को दूसरी जगह से चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें प्रयागराज एक्सप्रेस का भी सूबेदारगंज से चलाने के लिए निर्णय लिया गया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। प्रदेश में भाजपा द्वारा 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले उन्होंने सदस्यता अभियान पर ज़्यादा फोकस कर दिया है। इसके लिए भाजपा तमाम तरह की कवायद कर रही है। इसके लिए पिछले हफ्ते एक बैठक हुई थी और उसके बाद में आज पिछड़ा वर्ग के जो प्रकोष्ठ हैं उनके साथ बैठक की और अन्य मोर्चों के साथ बैठक की। इसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सैनी शामिल है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक मेंबर बनाए जाएं और उसका जनाधार भाजपा का बढ़ाया जाए। घर घर जाकर ये तय किया जाए कि बीजेपी गवर्नमेंट ने कितने काम किए, कितनी जन योजनाएँ लागू की, ये सारी चीज़ पर ज़्यादा इनका फोकस किया गया। इससे माना जा रहा है कि उपचुनाव से पहले बीजेपी अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है और उसके बाद में उसमें जीत दिलाना चाहती है। अभी फिलहाल जो चुनावों की घोषणा हुई है हरियाणा, महाराष्ट्र
और जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए हैं, तो उसमें अभी इनकी 10 सीटों की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए माना जा रहा है कि 1-2 महीने और इनको इस काम के लिए मिल सकता है और इसका भाजपा पूरी तरह से फ़ायदा उठाना चाहती है। अब देखना है कि ये जो बीजेपी ने सदस्यता अभियान शुरू किया है उसको उपचुनाव में कितना फ़ायदा मिल पाएगा, ये अब समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ सीपी सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। जनपद में एक बार फिर शिक्षा विभाग की कहीं न कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। वहीं इटावा जनपद के बड़पड़ा क्षेत्र के अंतर्गत जो बेहड़ी क्षेत्र माना जाता है, वहाँ पूरी तरीके से शिक्षा का स्तर पूरी तरीके से चौपट हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ समय पर जो है पूरी तरीके से विद्यालय में जो अध्यापक नहीं पहुँचते हैं, जिसके लिए लगातार ग्रामीणों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार शिक्षा को बेहतर बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से प्रयास करती नजर आ रही है, लेकिन इटावा जनपद में एक बार फिर कहीं न कहीं पूरी तरीके से सरकारी विद्यालय में अध्यापक अपने मनमानी तौर पर कार्य करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि समय पर जो है नहीं पहुंचा, जिससे पूरी तरीके से विद्यालय में लगातार जो बच्चों का भविष्य कहीं न कहीं संकट में देखने को मिल रहा है। वहीं जब पूरी तरीके से विशेष शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने एक बार फिर कहीं न कहीं जाँच कार्रवाई करने का हवाला देते हुए एक बार फिर कहीं न कहीं पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। अब देखना ये होगा कि लगातार जिस तरीके से शिक्षा विभाग का पूरी तरीके से स्तर बच्चों का चौपट होता हुआ नजर आ रहा है, अब आखिर कब ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पूरी तरीके से समय पर न पहुंचकर विद्यालय लगातार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे। कैमरामैन के साथ राम कुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। अमेठी के त्रिशुंडी स्थित सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट सेंटर में आज 14वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस भव्य समारोह में विभिन्न राज्यों से आए 1397 जवानों ने पासिंग आउट परेड में भाग लिया है, जो 44 सप्ताह की कठिन ट्रेनिंग के बाद पूरी तरह से सीआरपीएफ का हिस्सा ले बने हैं। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित महानिदेशक एनके सिंह ने जवानों को देश की सेवा में किसी भी परिस्थिति में डटे रहने की शपथ दिलाई। जवानों की कठिनाई और समर्पण को सराहा है और प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जवानों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया है। समारोह के दौरान जवानों ने अपने शौर्य और कर्तव्यों का प्रदर्शन किया, जो उनके साहस और प्रतिबद्धता का प्रतीक था। यह दीक्षांत समारोह सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर त्रिशुंडी में एक महत्वपूर्ण आयोजन के रूप में हुआ है, जिसने जवानों की मेहनत और लगन की विशेष मान्यता दी है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। बाराबंकी में चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था और अपराधियों में भय के दावों की पोल उस वक्त खुल गई जब एक दबंग कार चालक ने रोडवेज बस संचालक के ऊपर पिस्टल तान दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला देवा कोतवाली के कस्बा देवा का है, जहां पर देर शाम भीषण जाम लगा था। इस दौरान रोडवेज बस की एक पीछे कार चालक लगातार हॉर्न बजा रहा था। जब बस चालक उसको साइड नहीं दे सका तो उसके तेवर सातवें आसमान पर पहुंच गए। कार चालक ने अपने कई साथियों को बुला लिया और बस रुकवा ली, जिसके बाद बस ड्राइवर के ऊपर पिस्टल तान दी, जिसका बस में बैठे एक यात्री ने वीडियो बना लिया और वो वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद देवा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। चमन मिश्रा, जनता टीवी, बाराबंकी। खुर्जा के जटिया अस्पताल में एक नौकरी के नाम पर वसूली का मामला प्रकाश में आया है। वहीं संविदा कर्मियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए वहीं अस्पताल के 2 कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि नौकरी के लिए हमसे 1.5-2 लाख रुपए वसूले गए हैं। ये नौकरी चौकीदारी और सिक्योरिटी गार्ड की थी। काफ़ी कुछ दिनों के लिए हमने नौकरी भी की थी, लेकिन हमें कुछ दिनों बाद नौकरी से हटा दिया गया। जब हमने इसके लिए उस व्यक्ति से शिकायत की तो उसने उच्च अधिकारियों से वार्ता कर नौकरी लगवाने का आश्वासन दिया, लेकिन इसके बावजूद उनकी नौकरी नहीं लगी। आज काफ़ी संख्या में महिलाएं पुरुष इकट्ठे हुए, जिनसे उप कर्मी ने पैसे वसूले थे और एसडीएम खुर्जा के यहाँ पहुँचे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक ज्ञापन दिया। उनकी मांग थी कि इसकी जांच कराई जाए, इसमें जो हमसे पैसे वसूले गए हैं वो वापस दिलाए जाएं और हमारी नौकरी पक्की की जाए, क्योंकि हमने यहाँ पर नौकरी की है। लेकिन अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अभी देखना होगा इस पर क्या कार्रवाई होती है। वहीं एसडीएम ने
जो आश्वासन दिया है लोगों को, उन्होंने कहा है कि इसकी जांच की जाएगी और उच्चतम जो अधिकारी हैं उन्हें अवगत कराया जाएगा। संजीव भटनागर, जनता टीवी, बुलंदशहर। कुशीनगर में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिससे दिल दहल गया। आपको बता दें कि खड्डा थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर ई रिक्शा के पलट जाने से एक 4 वर्षीय मासूम अमृता की मौत हो गई, वहीं चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि खड्डा थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर ई रिक्शा कुछ लोगों को लेकर जा रहा था कि अचानक ई रिक्शा का पहिया निकल जाने से ई रिक्शा सड़क पर ही पलट गई, जिसमें 4 वर्षीय मासूम अमृता की मौके पे ही मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड्डा में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने जिला अस्पताल में रेफर कर दिया है। वहीं हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना लगभग 12 बजे की बताई जा रही है, जब खड्डा से रेलवे स्टेशन पर कुछ सवारी को लेकर ई रिक्शा रेलवे स्टेशन पर जा रहा था कि अचानक ई रिक्शा का पहिया निकल जाने से रिक्शा सड़क पर पलट गई और पलटने से कुछ लोग तो घायल हो गए, वहीं एक 4 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। आदित्य पांडे, जनता टीवी, कुशीनगर। कुशीनगर में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिससे दिल दहल गया। आपको बता दें कि खड्डा थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर ई रिक्शा के पलट जाने से एक 4 वर्षीय मासूम अमृता की मौत हो गई, वहीं चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि खड्डा थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर ई रिक्शा कुछ लोगों को लेकर जा रहा था कि अचानक ई रिक्शा का पहिया निकल जाने से ई रिक्शा सड़क पर ही पलट गई, जिसमें 4 वर्षीय मासूम अमृता की मौके पे ही मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड्डा में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने जिला अस्पताल में रेफर कर दिया है। वहीं हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना लगभग 12 बजे की बताई जा रही है, जब खड्डा से रेलवे स्टेशन पर कुछ सवारी को लेकर ई रिक्शा रेलवे स्टेशन पर जा रहा था कि अचानक ई रिक्शा का पहिया निकल जाने से रिक्शा सड़क पर पलट गई और पलटने से कुछ लोग तो घायल हो गए, वहीं एक 4 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। आदित्य पांडे, जनता टीवी, कुशीनगर। अलीगढ़ के ब्लॉक अकराबाद के ग्राम पंचायत नानू के माजरा नगला रिसालदार में सरकारी तालाब की साफ सफाई न होने के कारण जल भराव की समस्या फैल रही है, जिससे ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना यह है कि तालाब का पानी उफान पर है, जिससे उनके घरों में जहरीले जीव जंतु घर में घुस रहे हैं, जिसको लेकर उन्हें रात की नींद भी हराम हो रही है। लोगों का कहना यह है कि कभी भी जहरीला कीटाणु आकर हमें हमला बोल दे और हमारे बच्चों के ऊपर भी हमला बोल दे, जिससे कि हमारी जानें जा सकती हैं। इसी को लेकर उन्होंने ग्राम प्रधान से भी शिकायत की, लेकिन ग्राम प्रधान ने इस बात की समस्या का कोई सुनवाई नहीं की, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया और उन्होंने ग्राम प्रधान के खिलाफ एक जोरदार प्रदर्शन करते हुए साफ सफाई की मांग की है। लोगों का कहना यह है कि तालाब के पानी की साफ सफाई कर पानी से निजात दिलाई जाए, जिससे उनके घरों में पानी की वजह से पड़ रही दरारें ठीक हो सकें और उनका जीवन में जो परेशानियां हैं वो परेशानियों से निजात मिल सके। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए ज़ैड खान की रिपोर्ट।